नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, अक्सर कई लोग सवाल करते हैं कि अगर हम 498A के केस से बरी हो जाते हैं या घरेलू हिंसा के केस से बरी हो जाते हैं तो उसके बाद क्या स्टेप हम उठा सकते हैं। और सिर्फ 498 ही नहीं, कोई सा भी क्रिमिनल केस अगर आपके ऊपर लगा हुआ है तो उसके बाद अगर उस क्रिमिनल केस से आप बरी हो जाते हैं। बरी भी दोस्तों दो तरह का होता है। एक तो संदेह के आधार पर आपको बरी किया गया है और एक बाइज्जत बरी किया गया है। तो अगर संदेह के आधार पर बरी किया गया है तो उसमें कोर्ट इस चीज़ आपको बरी तो कर देती है, लेकिन कोर्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है कि आप बेकसूर हैं। लेकिन अगर आपको बाइज्जत बरी किया जा रहा है, क्लियर कट ये साबित हो रहा है कि आपके द्वारा कोई क्राइम नहीं किया गया था, आपको फंसाया गया था, तो उसमें कोर्ट लिख देती है कि इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। ठीक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब हम किसी क्रिमिनल केस से बरी हो जाएं तो हमारे लिए क्या रेमेडीज़ है। मैंने अपने कुछ पुराने वीडियो में भी एक चीज़ बताई है कि हमारे देश के लोगों की समस्या ये है कि वो किसी क्रिमिनल केस से अगर बरी हो जाते हैं तो वो उसके बाद किसी तरह का मुआवजा नहीं मांगते और ना ही जिसने उनको फंसाया था उसके ऊपर वो कोई मानहानि का दावा करते हैं। कारण ये रहता है कि हमारे यहाँ के जो लोग हैं ये बहुत ही क्या उसको मैं क्या कहूँ, मुझे समझ में नहीं आता। बड़ी विचित्र प्रवृत्ति के लोग हैं, वो कुछ करना ही नहीं चाहते। भारत के लोगों में लड़ने की क्षमता ख़त्म है। यही कारण है कि हमारे देश में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो पाता। हमने एक में सैकड़ों केस देखे हैं। कोई सा भी केस हो, चाहे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट का मामला हो या कोई क्रिमिनल केस दूसरा हो, जिसमें व्यक्ति बरी हो जाता है, उसके बाद वो व्यक्ति उस व्यक्ति के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करता जिसने उसको फंसाया था। व्यक्ति ये कहता है कि अरे सर, इतनी समस्याओं के बाद तो मैं अदालत से बरी हुआ हूँ, इतने चक्कर काटे मैंने कोर्ट के, इतना परेशान हुआ हूँ, अब मुझे कोई केस नहीं करना है सर, बस मैं बरी हो गया, यही बहुत है। इस तरह की बातें लोग करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी भी मामले में फंसते हैं और वो झूठा रहता है और अगर आप उससे बच निकलते हैं, छूट जाते हैं, बरी हो जाते हैं, तो इसमें आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं। मानहानि के मुकदमा दो तरह का होता है। एक मुकदमा होता है सिविल और एक होता है क्रिमिनल। आप ये दोनों मुकदमे नहीं कर सकते, इनमें से कोई एक मुकदमा ही एक बार में कर सकते हैं। या तो सिविल कर सकते हैं या क्रिमिनल कर सकते हैं। सिविल मुकदमा जब मानहानि का लगाया जाता है तो उसमें कोर्ट से डिमांड की जाती है कि इस व्यक्ति के कारण मेरी मानहानि हुई है और मुझे बहुत नुकसान हुआ है, मेरी बदनामी हुई है, इसलिए इस व्यक्ति से मुझे इतना पैसा दिलवाया जाए। सिविल मुकदमे में आप कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं अगर सिविल की मानहानि लगा रहे हैं तो। लेकिन सिविल मुकदमे में मानहानि जो आप लगा रहे हैं उसमें आपको पैसा मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, किंतु उसकी डिमांड आपको उतनी ही करनी है जितनी कि आपकी हैसियत है। उदाहरण के लिए, अगर आप साल का 5 लाख कमाते हैं, 10 लाख कमाते हैं, तो सीधी सी बात है कि आपको 10 से 15 लाख के आसपास का ही क्लेम करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति जो है वो साल का 5-10 लाख कमाए और 500 करोड़ का दावा कर दे। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। आप अपनी हैसियत के हिसाब से ही मानहानि का दावा कर सकते हैं। लेकिन जब आप मानहानि लगाएंगे सिविल सूट में, तब आपको उसमें स्टाम्प ड्यूटी भी पे करना पड़ती है, ठीक है, जो कि 12% होती है और अधिकतम 1.5 लाख रुपए होती है। यही कारण है कि कई बार आम आदमी जो है मानहानि का मुकदमा नहीं करता है। लेकिन इसमें यह भी है कि अगर आप गरीब परिवार से हैं तो आपको स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं करना है, ठीक है। अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब हैं तो इसके लिए फिर कलेक्टर, जो आपका जिला कलेक्टर होता है, वहाँ पर एक एप्लीकेशन लगती है और कलेक्टर उसके बाद इंक्वायरी करने के बाद अपनी रिपोर्ट पेश कर देता है कि ये व्यक्ति गरीब है, ये स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आप सिविल मानहानि लगा सकते हैं जिसमें कि आप कंपनसेशन की मांग करते हैं। अगर साबित होता है कि मानहानि हुआ है तो जो कोर्ट है वो सामने वाले व्यक्ति पर जितना कंपनसेशन आपने मांगा है उतना या उसके आसपास का कंपनसेशन उससे दिलवा देगा। अगर सामने वाला नहीं देता है तो उसको जेल जाना पड़ सकता है और उसकी प्रॉपर्टी भी कुर्क हो सकती है।
ठीक है, ये हुई सिविल मानहानि की बात। दूसरी मानहानि होती है क्रिमिनल मानहानि। क्रिमिनल मानहानि जब आप लगाते हैं तो इसमें व्यक्ति को सज़ा होती है, लेकिन आपको कोई कंपनसेशन नहीं मिलता। इसमें अधिकतम 2 साल की सज़ा है। इसमें आईपीसी की धारा 500 और 501 के तहत जो है दंड का प्रावधान है 2 साल तक का। जिसमें साफ कहा गया है कि कोई व्यक्ति किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है लिखकर या कोई आरोप लगाकर या किसी भी तरह से, तो उस जिस व्यक्ति ने इस तरह के झूठा आरोप लगाया है उसको 2 साल तक की अधिकतम सजा होगी। दोस्तों, जो क्रिमिनल मानहानि है ये बहुत कमज़ोर है, इसमें 2 साल की अधिकतम सज़ा है। तो जब 2 साल की अधिकतम सज़ा है तो सीधी सी बात है, कोर्ट 2 साल की जेल तो देगा नहीं, कोर्ट देगा 6 महीने की, 8 महीने की। दूसरी बात मैं एक और बता दूं कि हमारे भारत में आज तक ऐसा कोई केस देखने को ही नहीं मिला है जिसमें कि क्रिमिनल मानहानि का केस किसी ने लगाया हो और कोर्ट ने उसको सज़ा सुना दी हो। इसका कारण यह है दोस्तों कि भारत के जो न्यायाधीश हैं वो इस तरह के मामलों में इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। देश की न्यायपालिका का आज वैसा स्तर नहीं है कि वो इस तरह के मामलों में इंटरेस्ट लें। अगर आप इस तरह के केस मुकदमे लगाते हैं तो न्यायाधीशों को ऐसे मामलों में कोई रुचि नहीं रहती, वो इन मामलों को लाइटली लेते हैं और अक्सर वो इन मामलों को खारिज कर देते हैं। क्रिमिनल मानहानि में कोई एफआईआर पुलिस में नहीं हो सकती है, इसमें आपको कोर्ट के सामने ही क्या कहते हैं धारा 200 सीआरपीसी के तहत प्राइवेट कंप्लेंट लगानी पड़ती है। जब आप प्राइवेट कंप्लेंट लगा देते हैं तो इसमें होता ये है कि इसमें सुनवाई शुरू हो जाती है, आपको एविडेंस देने पड़ते हैं। अब कई बार इसमें अक्सर यही होता है कि कोर्ट जो होती है वो आपके एविडेंस को खारिज करते हुए आपका मुकदमा ही खारिज कर देती है, क्योंकि मैंने कहा कि जो हमारे यहाँ की कानून व्यवस्था ऐसी चरमराई हुई है कि जजों को इस तरह के मामलों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता, उनको इस तरह के मामलों से कोई मतलब ही नहीं होता। उल्टा वो आपको एडवाइस करने लग जाते हैं कि अरे मतलब आपके वकील को कहने लग जाते हैं कि अरे वकील साहब ये किस तरह का मुकदमा आप चला रहे हो, क्यों कोर्ट का टाइम बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि जजों को इन चीज़ों से कोई मतलब ही नहीं है। ये वही जज हैं जो आपको गंभीर मामलों में जमानत भी नहीं देते, और ये वही जज हैं जो बाद में अगर आप बरी हो जाएं तो आपकी मानहानि के केस को सुनना पसंद नहीं करते। तो ये समस्या जजों के साथ है दोस्तों। तो मानहानि का मुकदमा अगर आप लगाते हैं तो सीधी सी बात है, एडवाइस यही है कि आप सिविल सूट ही फाइल करें। अगर आप सिविल सूट फाइल करेंगे तो उसमें सफलता मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। थोड़ा खर्चा उसमें करना पड़ता है, लेकिन उसमें सफलता आपको मिल सकती है और मिली भी है लोगों को। इसके अलावा आप बिना मानहानि के कंपनसेशन की डिमांड कर सकते हैं। अब वो कंपनसेशन कितना भी हो सकता है, उसमें आपकी हैसियत नहीं देखी जाएगी, मगर आज तक कंपनसेशन भी जो कोर्ट ने दिलवाया है वो बहुत कम दिलवाया है। जितने भी मामले हम देखते हैं आए दिन, उनमें हमने यही देखा है कि 2 लाख 5 लाख इस तरह का कंपनसेशन कोर्ट दिलवाती है, जबकि कंपनसेशन करोड़ों में होना चाहिए, क्योंकि एक व्यक्ति को बहुत बुरी तरह प्रताड़ित किया जाता है। ठीक है, जब कभी भी आपके ऊपर कोई मुकदमा लगा है और पेपर में आपके खिलाफ खबर छाप दी गई है तो तुरंत उस न्यूज़पेपर के एडिटर को एक नोटिस जारी कीजिए और उससे पूछ लीजिए कि किन आधारों पर तुमने मेरा नाम छाप दिया, मेरी फ़ोटो छाप दी, क्या तुमने मेरा पक्ष जानने की कोशिश करी। क्योंकि मीडिया को भी अधिकार नहीं है कि वो किसी के बारे में कुछ भी छाप दे। सिर्फ सुनी सुनाई बातों को लेकर किसी के बारे में कोई खबर नहीं छापी जा सकती। तो ये काम ज़रूर करें। ये काम भी कोई भी व्यक्ति नहीं करता है। हमारे देश में किसी भी मुद्दे पर बड़ा परिवर्तन इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कोई व्यक्ति कोई स्टेप उठाना चाहता ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। लोग भेड़ चाल चल रहे हैं। अगर हम बरी हो गए तो हम घर पे आके आराम करते हैं, सोचते हैं कौन कोर्ट कचहरी चक्कर जाए में पड़े, ये वो। हम लड़ना ही नहीं चाहते। यही कारण है कि देश में आज तक कहीं पर भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हो रहा है। हमारे जो कानून है वही फॉलो नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उन कानूनों को हमने लागू करवाने की कोशिश करी ही नहीं। यही कारण है कि अदालतें भी भेड़ चाल चल रही हैं। और जब कोई व्यक्ति कोई नया कंसेप्ट कानून का लेके अदालत के सामने खड़ा होता है तो जज साहब उसको नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जो एक घटिया भेड़ चाल परंपरा हमारे देश में चली आ रही है, उस परंपरा को हमारे जज तोड़ना नहीं चाहते। और इस परंपरा को कहीं ना कहीं इस देश की जनता ने ही पैदा किया है। 498 जो है 1983 में आया था ये कानून, 1983 में। 1983 से लेके अब तक अगर हम चर्चा करें
तो आप ये देखेंगे कि मतलब हमारे देश में 10,000 लोग भी नहीं मिलेंगे या 10,000 परिवार भी नहीं मिलेंगे जिन्होंने 498 में बरी होने के बाद कंपनसेशन की मांग करी हो या अपनी बहू के ऊपर मानहानि का मुकदमा लगाया हो। ऐसे 10,000 लोग भी भारत में नहीं मिलेंगे, जबकि पिछले 30-40 सालों में भारत देश में क्या कहते हैं कम से कम 50 लाख से अधिक लोगों के ऊपर 498A का मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन उन 50 लाख लोगों में से 5 लाख लोग भी ऐसे नहीं मिलेंगे जिन्होंने कंपनसेशन या मानहानि का मुकदमा लगाकर कोर्ट को भी सबक सिखाया हो और जिन महिलाओं ने ऐसे मुकदमे लगाए उनको भी सबक सिखाया हो। क्योंकि जब आप ऐसा मुकदमा कोर्ट में लगाते हैं तो जज साहब पर भी बात आती है कि आपने इसको इतना लंबा खींचा कैसे, आपने इसको इस शुरुआत में ही खारिज क्यों नहीं किया। लेकिन ऐसे लोग ही हमारे देश में नहीं हैं जिन्होंने कभी इस तरह की डिमांड करी हो, क्योंकि लोग बरी होते ही अपनी दुनिया में वापस मस्त हो जाते हैं, दूसरी शादी कर लेते हैं। ये हमारे देश की प्रॉब्लम है। यही कारण है कि मानहानि के मुकदमे जो हैं वो भारत में बहुत कमज़ोर समझे जाते हैं और मानहानि के कानूनों में कोई बड़ा परिवर्तन भी नहीं हुआ है। जबकि होना ये चाहिए कि जो क्रिमिनल केस मानहानि का लगाया जाता है आईपीसी की धारा 500 और 501 के तहत, उसमें 2 साल की नहीं, उसमें कम से कम 12 से 14 साल की सज़ा होनी चाहिए, ताकि कोई भी किसी के खिलाफ कुछ भी करने से पहले 1000 बार सोचे। एक और इसमें एक परिवर्तन ये होना चाहिए कि कोई अगर सिविल सूट फाइल करता है मानहानि का तो उसकी स्टाम्प ड्यूटी कम से कम लगे, ताकि व्यक्ति आसानी से सिविल सूट फाइल कर सके। लेकिन अगर कानून को बदल भी दिया जाए तब भी भारत के लोग इतने गए बीते हैं कि वो किसी भी मामले में जो मानहानि का होता है उसमें वो इंटरेस्ट दिखाते ही नहीं हैं। हमने अक्सर ये चीज़ देखी है। पहले वो जोश में आके खूब बड़ी बड़ी बातें करेंगे कि मैं बरी होते ही इसकी 12 बजा दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। लेकिन हकीकत यही देखने को मिली है कि आज तक किसी भी व्यक्ति ने कभी भी जो उसको अधिकार मिले हैं उनका प्रयोग नहीं किया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये मानहानि के बारे में हमने जो आपको बताया है ये चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। और इन फ्यूचर अगर आपको लगता है कि जो ये प्रावधान है सिविल में और क्रिमिनल में इनका प्रयोग करना चाहिए तो आप ज़रूर करें, क्योंकि जब आप इनका प्रयोग करेंगे उसके बाद ही कोर्ट जागेगी, उसके बाद ही समाज में एक मैसेज जाएगा कि आजकल लोग इस तरह की चीज़ों का प्रयोग भी करने लगे हैं। फ़िलहाल तो क्या है कि जैसे कि हमने RTI के कंसेप्ट के बारे में बताया था कि अगर आपके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा लगा है तो आप जो हैं वन स्टॉप सेंटर पर RTI लगाएं। हमारे कहने के बाद कई राज्यों में ये चीज़ें चालू हुई, लोगों ने लगाना भी शुरू किया है। लेकिन अब तक ये अभी शुरू हुआ, इसके पहले कोई ट्राई करता ही नहीं था। जब आप इस तरह की RTI लगाना शुरू करेंगे तो वन स्टॉप सेंटर को भी एक मैसेज जाएगा कि लोग जागरूक हो गए हैं, हमें भी संभल के रहना पड़ेगा। और जितनी RTI आप लगाते हैं, आपके डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा लगा हुआ है, कई लोगों पे लगा हुआ है, अगर सभी लोग इस तरह के अधिकारों का प्रयोग शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों में कमी तो आएगी। पहले 498 के मुकदमे में गिरफ्तारी होती थी, जमानत होती ही नहीं थी, लेकिन इसके खिलाफ कई लोग लामबंद हुए और इसका पुरजोर विरोध भी हुआ। तो तब जाकर सुप्रीम कोर्ट जागा और 2013 में अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का जजमेंट पास कर दिया। उसके बाद से 498 कोमा में जा चुका है। ये मुकदमा दर्ज तो हो जाता है आपके ऊपर, लेकिन इसमें अब पहले जैसे कोई बात ही नहीं रह गई है, आपको गिरफ्तारी भी नहीं होती है, मुकदमा चलता रहता है और बाद में आप बरी भी हो जाते हैं इसमें आसानी से। तो ये सब परिवर्तन इसीलिए हुआ कि कुछ लोगों ने आवाज़ तो उठाई होगी। तो बेहतर है कि कोई गलत कुछ अगर हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाएं, ठीक है, तभी कुछ परिवर्तन संभव है। विधवा विलाप करने से कुछ नहीं होना है। तो उम्मीद है कि वीडियो हमारा आपको समझ में आया होगा। इसमें कोई डाउट वगैरह अगर होता है तो हम उसको मैसेज बॉक्स में डिस्कस कर लेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत